आखिर ऐसा क्या है कि मिडिल ईस्ट में ऑयल की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है, उस पर कब्जा करना चाहेगी। तो जितनी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुई, हम फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज करें और हम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन भी देखें। लेस किया है मिडिल ईस्ट रीजन को, कैसे टेथिस का कंजम्पशन, डाइवर्जेंस, प्लेट टेक्टोनिक्स, रिफ्ट वैली फॉर्मेशन, फॉल्टिंग। मिडिल ईस्ट को अक्सर ग्लोबल ऑयल मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को होल्ड करता है। टोटल 10 कंट्रीज मिडिल ईस्ट में है, जैसे कि इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, ओमान, यमन, कतर, सऊदी अरब एक्सेट्रा। ये 10 कंट्रीज टोटल मिलाकर के वर्ल्ड की 3.4% ऑफ द ज्योग्राफिकल लैंड मास को होल्ड करती है। इस ओनली 3.4% ऑफ द ज्योग्राफिकल लैंड मास में 48%, अगेन आई एम रीआइटरेटिंग, 48% ऑफ द ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स इसी 3.4% ऑफ द ज्योग्राफिकल लैंड मास से मिलता है। एट द सेम टाइम 38% ऑफ द ग्लोबल नेचुरल गैस रिजर्व्स, ग्लोबल नेचुरल गैस रिजर्व्स इसी 3.4% ऑफ द ज्योग्राफिकल लैंड मास से मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? इंडिया की या वर्ल्ड ओवर की अगर आप देखो तो 80 to 85% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉसिल फ्यूल से फुलफिल होती है। वी नो दैट फॉसिल फ्यूल्स कंस्टिट्यूट्स व्हाट? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आखिर ऐसा क्या है? व्हाट इज द रीजन कि मिडिल ईस्ट में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल मिलती है? तो आइए हम इसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज सुप्रिया सिंह और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। और आखिर ऐसा क्या है कि मिडिल ईस्ट में ऑयल की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है, या हम बोले कि ऑयल रिजर्व्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सो टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हाई डज द मिडिल ईस्ट हैव so much oil? Why does the Middle East have so much oil? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आप अगर इसको देखते हो तो इंट्रोडक्शन को, अगर आप मिडिल ईस्ट के ऑयल वेल्थ के इंट्रोडक्शन को देखो तो मिडिल ईस्ट होल्ड्स द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। कितना? ऑयल रिजर्व्स वर्ल्ड का 48% एंड गैस रिजर्व्स वर्ल्ड का 38% और लैंड मास ओनली 3.4%। अभी देखो, कार्गी मेलन यूनिवर्सिटी ने क्या एस्टिमेट किया है कि 80 to 85% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी नीड्स आर मेट बाय व्हाट? मेट बाय द फॉसिल फ्यूल्स दैट वी नो। अब देखो, ये रीजन बहुत ही वास्ट है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में। कैसे? मिडिल ईस्ट के बारे में आप देखो कि मिडिल ईस्ट को आखिर क्यों कहते हैं हम ग्लोबल पावर हाउस ऑफ ऑयल एंड गैस। अगर आप इस मैप को देखोगे तो यहाँ पे सऊदी अरब है, ईरान है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, इधर है आपका यमन, इधर आ जाओ तो ये है ईरान, इराक और ईरान। टोटल कितने हो गए? 10 कंट्रीज हो गए। ये 10 कंट्रीज कैसे इंपॉर्टेंट है? तो अगर आप देखो तो मिडिल ईस्ट में कौन कौन से हैं? सऊदी, ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, कतर, बहरीन, UAE, Yemen and Oman occupies 3.4% of the land, holds 38% of the natural gas and 48% of the crude oil reserves. These countries are responsible for 27% of the global oil production. Oil production कितनी है? 27% of the global oil production है। और रिजर्व कितनी है? 48% of the crude oil reserve है। कहाँ? मिडिल ईस्ट में। अभी देखो, इसका हिस्ट्री देखो आप, तो हिस्ट्री मिडिल ईस्ट की अभी से नहीं 1901 से शुरू होती है। अगर आप देखा जाए तो 1901 में विलियम डी आर्की ने क्या किया था? सर्च करना शुरू किया था पर्शिया को प्रेजेंट डे ईरान भी कहते हैं। तो पर्शिया में ऑयल की खोज करनी शुरू की थी, जिससे कि उनको डिस्कवरी हुई कहाँ? मस्जिद सुलेमान ईरान में 1908 में ऑयल की। ठीक है। अब देखो, इस डिस्कवरी ने क्या किया? एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनाई, जो कि 1954 में क्या बन गई? ब्रिटिश पेट्रोलियम। 1954 में इसी को एंग्लो पर्शियन कंपनी को नाम दिया गया ब्रिटिश पेट्रोलियम का।
अभी देखो जो ईरान है, जो कि 9th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, उसने बहुत ही ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन देखे, क्योंकि अब ईरान में क्या है, अब तेल है, अब तेल के लिए तो सारी कंट्री आगे आना चाहेगी, उस पर कब्जा करना चाहेगी। तो जितनी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुई उसका रिजल्ट हुआ 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, इसने शेप किया करंट पावर डायनामिक्स, कहाँ का, मिडिल ईस्ट का शेप किया। अभी आप देखो हिस्टोरिकल टाइमलाइन जो अभी हमने एक्सप्लेन किया उसी को हम फिर से देखेंगे। 1901 डियाकी ने परमिशन लिया इनको किस चीज का, ऑयल फाइंड करने का। 1908 में ऑयल डिस्कवरी होती है, कहाँ पे, ईरान के साउथ वेस्ट में। 1909 में एक कंपनी बनती है एंग्लो पर्शियन कंपनी। 35 में इसको रीनेम किया जाता है एंग्लो ईरानियन कंपनी के नाम से। 1954 में यही कंपनी का फिर से नाम किया जाता है क्या, ब्रिटिश पेट्रोलियम। उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश कंट्रोल लेड टू द जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड रीशेपिंग ऑफ द ईरानियन पॉलिटिक्स। 1979 में हम क्या देखते हैं, ईरानियन रेवोल्यूशन होता देखते हैं। नाउ जियोलॉजिक हिस्ट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट, ऑयल फॉर्मेशन। अब ऑयल फॉर्मेशन का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन, जहां पे बहुत सारा किसी जमाने में फॉरेस्ट हुआ करता था, वहां पे जब फॉरेस्ट नहीं रहा तो वो सारे पेड़ अंदर जमीन के धस गए, ठीक है, और रिफ्टिंग प्रोसेस, फॉल्टिंग और रिफ्टिंग की वजह से आइस एज और डीग्लेशिएशन का आपको पीरियड के बारे में पता ही होगा। डीग्लेशिएशन और आइस एज आने की वजह से अंडर द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या बन गए, वो फॉसिल फ्यूल्स बन गए। फॉसिल फ्यूल्स जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, इसी की बात हो रही है कि मिडिल ईस्ट में जो है वो वास्ट फॉसिल फ्यूल है। ये ओरिजिन कहां से हुआ है, तो ये ओरिजिन हुआ है डीकम्पोजिशन से। एंशिएंट प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब अगर हम बात करें तो जुरासिक पीरियड से जो है यहाँ पे क्या था, बहुत ज्यादा पेड़ पौधा था। डीग्लेशिएशन के टाइम पे फिर एक आइस एज आती है, ग्लेशिएशन का टाइम आता है, और जो पेड़ थे वो फॉल्टिंग और रिफ्टिंग की वजह से ये सब कुछ डीकम्पोज हो गया, किसमें, जमीन के अंदर, और एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में मिलियंस ऑफ ईयर्स में, अंडर द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गॉट कन्वर्टेड टू व्हाट, फॉसिल फ्यूल्स। जियोलॉजिकल कंडीशन जैसे एक्सट्रीम प्रेशर, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन एंड पेट्रोलियम। 543 मिलियन अगो क्या हुआ है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी, ठीक है। टेथिस सी के राइज होने की वजह से, कंज्यूम होने की वजह से क्या हुआ, रिफ्ट बना, और उसमें प्लांट और लश एनिमल्स, लश प्लांट्स एंड एनिमल्स जो थे वो सिंक हो गए beneath the earth surface, which led to the formation of today's extensive oil reserve in the Middle East region, ठीक है। अब देखो रिफ्टिंग, फॉल्ट एंड ऑयल फॉर्मेशन। अभी देखो 70% मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है वो कब का है, जुरासिक पीरियड का और क्रिटेशियस पीरियड का है। 70% फॉसिल फ्यूल्स इसी पीरियड का बिलोंग करता है। मैसिव क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इमर्ज ड्यू टू जियोलॉजिकल इवेंट्स क्रिएटिंग द पर्शियन गल्फ एंड रेड सी। अभी भी अगर आप देखोगे तो ये जो अफ्रीका का जो पार्ट है और ये सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ पे आपका अरेबिया आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सुएज। अभी भी सेपरेशन, रिफ्टिंग, ये सबसे लार्जेस्ट रिफ्ट वैली सिस्टम है इंडिया में, विच इज अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम, और अभी भी ये सेपरेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हुए जा रहा है, जिसका एग्जाम्पल है ये एरिया अकाबा और गल्फ ऑफ सुएज का क्रिएशन। तो वो यही चीज कह रहा है कि रेड सी और पर्शियन गल्फ कैसे बना, जियोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, रिफ्टिंग अलग होने की वजह से बना है। ऑयल इज मेनली फाउंड इन द सबडक्शन एंड रिफ्ट जोन्स। ये किसका पार्ट है, ये सब रिफ्ट वैली का पार्ट है, और ऑयल इसी रिफ्ट वैली में मिलता है, क्योंकि जब सेपरेट हुआ, जब सबडक्शन हुआ, तो क्या चीज अंदर चला गया,
प्लांट, एनिमल अंदर चला गया और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो डिकम्पोज होता गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फाइनली इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, टेक्टोनिक रिफ्ट लाइक गल्फ ऑफ सुएज एंड गल्फ ऑफ अकाबा कंटेन्स सिग्निफिकेंट ऑयल रिजर्व। डीप फॉल्ट्स एंड फ्रैक्चर्स इन द अर्थ क्रस्ट आल्सो होल्ड ऑयल एंड गैसेस। न्यू ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, आपको पता होगा बहुत अभी चल रहा है, यूएस में बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था कि गुआरगम हम क्यों यूज करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुआरगम इन द वर्ल्ड एंड इट एक्सपोर्ट्स इट टू यूएसए। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल बीनीथ द सरफेस। ठीक है, अभी देखो हाइड्रोलिक फ्रैकिंग। अब देखो क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया क्या क्या, कार्बन, ऑक्सीजन। अब प्लांट गिर रही है तो प्लांट क्या कंज्यूम करती है? कार्बन कंटेन करती है, राइट। कार्बन होगी ऑक्सीजन होगा जो कि अंदर में एनारोबिक डिकम्पोजिशन के थ्रू गया है, तो कार्बन होगी, हाइड्रोजन प्रेजेंस होगा, ऑक्सीजन होगा। एनारोबिक जब मैं बात कर रही हूं तो इट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन टाइम, एंड लास्ट इज फेवरेबल कंडीशन इन द रीजन लाइक सऊदी अरब। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स क्लियर है आपको। अब देखो सऊदी अरब एंड यूएई ऑयल एंड गैस जाइंट्स। सऊदी अरब और ये जो 10 कंट्रीज की मैंने बात करी आपको, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दूसरी कंट्रीज तो बात क्या है कि जाइंट्स इसमें दो हैं। क्या क्या है वो? पहली जाइंट है सऊदी अरब और सेकंड है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोडक्शन कितना है टोटल में। तो अगर हम सऊदी अरब का देखें तो 12 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे ये प्रोड्यूस करता है, यानी 12% वर्ल्ड के आउटपुट का प्रोड्यूस करता है। 337 बिलियन बैरल रिजर्व में होता है। नो इंटरनेशनल एक्सट्रैक्शन पार्टनरशिप विद मल्टीलैटरल कंपनीज। अभी देखो यूएई में कितनी करती है यूएई प्रोड्यूस, तो यूएई ऑलमोस्ट कितनी करती है? 4 to 7 मिलियन बैरल्स होल वर्ल्ड में प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अब देखो प्रोडक्शन शेयरिंग बेसिस पे ये प्रोडक्शन होता है। अब एक बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको देखने की जरूरत है, दैट इज ओपेक। ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है, सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 1960 में बनी थी ये कंट्री। ये जो मिडिल ईस्ट की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इन लोगों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ताकि जो प्राइस वोलेटिलिटी है मार्केट में ऑयल को लेकर के उसको कंट्रोल किया जाए, प्लस ऑयल जो मिडिल ईस्ट कंट्री से जो एक्सपोर्ट होगा उसको कंट्रोल किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन सबकी सहमति से ये चीजें होंगी। तो देखो ये क्रिएट कब हुई है? 1960 में। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला। ठीक है, ये 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाई है इसको। एम क्या है? टू मैनेज द ऑयल सप्लाई एंड स्टेबलाइज द प्राइस ग्लोबली। ऑयल की प्राइस वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। थर्ड, हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वियना, राइट। अब मेंबरशिप है जो ओपन टू सब्सटेंशियल ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इट इज नॉट जस्ट मिडिल ईस्ट हुआ द पार्ट ऑफ दिस ओपेक, रादर इट इज मेंबरशिप इज आल्सो गिवन टू द कंट्रीज जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि अभी ओपेक के अलावे एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी है। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन भी शायद आ रखा है, ओपेक प्लस। तो ओपेक तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जो कि ओपेक की मेंबर है, राइट। ओपेक प्लस वो कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है लेकिन वो ओपेक की मेंबर नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। कार्बन रिजॉइंड इन जुलाई। गैबोन ने छोड़ दिया था। गैबोन अफ्रीका में कंट्री है, उसने गिव अप कर दी थी मेंबरशिप ओपेक की, लेकिन उसने वापस से ज्वाइन कर लिया। कब? 2016 में, आफ्टर लीविंग इन 1995। 2019 के अकॉर्डिंग अभी 14 मेंबर हैं, जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन। ये सब कहाँ है? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन अफ्रीकन कंट्रीज है। इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, इक्वेडोर एंड वेनेजुएला। वेनेजुएला कौन सी कंट्री है? साउथ अमेरिकन।
यानी कि ओपेक में कौन कौन सी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन कंट्री है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, ठीक है। अब देखो ये उसी का मैप है, कंट्रीज का दे रखा है। एंड दिस फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन, अभी देखो हमें पता है कि जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है, जो फॉसिल फ्यूल्स है, दे आर लिमिटेड इन नेचर, राइट, लिमिटेड इन नेचर। तो क्या होगा कि इसका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट को तो होना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात करी कि 80 to 85% ऑफ द प्रोडक्शन हम किससे करते हैं, अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल किससे करते हैं, फॉसिल फ्यूल से करते हैं। तो क्या हमें किसी ऑल्टरनेटिव को नहीं देखना चाहिए? अगर ये फॉसिल फ्यूल्स अगर खत्म हो जाती है, अब मैं 2 वजह बताऊंगी यहाँ पे। पहला वजह मैं आपको बताऊंगी कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे हमें डिपेंड नहीं रहना है, हमें दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी पे भी डिपेंड रहना है अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मतलब कि आज की डेट में अगर हम 80 से 85% अगर हम डायरेक्ट उस पे डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पे, तो हमें इसे कम करना होगा। 60%, 50%, 40%, 30% लाओ। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब दूसरे एनर्जी नीड्स, उसके 2 रीजन है। पहला, प्राइस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, प्राइस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स जो है ना बेटा, ये लिमिटेड इन नंबर है। क्या है ये? लिमिटेड इन नंबर है, एक दिन ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, इस पे काम करें, राइट। हम फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज करें और हम अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन भी देखें, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाए। अभी देखो इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट भी किया है कि डिमिनिशिंग डिमांड फॉर मिडिल ईस्टर्न ऑयल में इंपैक्ट द रीजनल इकोनॉमीज। ये प्रेडिक्ट किया है, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है? ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर अगर हम एसडीजी गोल्स की बात करें तो उसमें भी हमने वादा किया है कि हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करेंगे। ऑल्सो हम बात करें तो इंडिया भी अपने सोलर एनर्जी कैपेसिटी एंड नीड्स को इनहैंस कर रही है, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, चाहे वो COP26 या COP25 या COP24 के कमिटमेंट्स हो, राइट। उसी तरह से देखो रिलायंस ऑन ऑयल एंड गैस रिजर्व इज हाई अमंग मिडिल ईस्टर्न कंट्री। रिलायंस ज्यादा है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। एफर्ट्स टू डाइवर्सिफाई इकोनॉमीज आर इंक्रीजिंग टू मिटिगेट द मार्केट डिस्क्रिप्शंस। बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, एफर्ट करें, क्या डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने नीड्स को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री जिसका सबसे ज्यादा इनकम किस चीज से है, ऑयल प्रोडक्शन से है, उसकी इकोनॉमी पे असर पड़े। लेकिन एक तरफ हम देखेंगे तो हमारे लिए भी ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है कि हमें अपने लार्जेस्ट एनर्जी नीड्स मिडिल ईस्ट के ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट इकोनॉमिकली दिस वुड बी इम्पैक्टिंग as per the speculation and anticipating whom it would be impacting the Middle East, ठीक है। सऊदी अरब और दुबई जो है they are leading in diversification efforts। सऊदी अरब और ये जो है ये कोशिश कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स में। अभी देखो दुबई रेवेन्यू फ्रॉम ऑयल हैज ड्रॉप्ड टू लेस देन 2% फ्रॉम 43%। अब देखो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ऑयल जो है डिमांड कम होगी मार्केट में तो शायद हमारा इकोनॉमी क्रैश कर जाएगा, इसीलिए हमें भी डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। हम भी सिर्फ अपनी डिपेंडेंसी जो है वो फॉसिल फ्यूल्स प्रोडक्शन पे नहीं रख सकते। इसीलिए जो पहले 43% था 1992 में, आज गिर के क्या हो गया है, दुबई का रेवेन्यू ऑयल से 2% हो गया, लेस देन 2%। मतलब कि अगर इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी आती है तो क्या उस वॉलेटिलिटी का असर दुबई पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ना के बराबर पड़ेगा, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वर्स आर कीन टू सी इफ अदर मिडिल ईस्टर्न नेशन विल फॉलो दुबई लीड और नॉट। ऑब्जर्वर भी ये देखना चाहते हैं कि दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो दुबई को फॉलो करते हैं कि नहीं, ऑल्दो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई एंड इट इज येट टू बी seen। So this is all for today. I hope आपको ये समझ आया होगा। अब हम कंक्लूजन की बात कर लें तो कंक्लूजन में हम यही देखेंगे कि जो मिडिल ईस्ट का जो वास्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व है वो एक कॉर्नरस्टोन है क्या, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि ग्लोबल एनर्जी नीड्स 80 to 85% कहाँ से फुलफिल होती है,
फॉसिल फ्यूल से फुलफिल होती है। अगर फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ है, तो 48% क्रूड ऑयल का रिजर्व मिडिल ईस्ट में है और 38% नेचुरल गैस का रिजर्व कहाँ है, मिडिल ईस्ट में है। अभी देखो जियोलॉजिकल फैक्टर ने ब्लेस किया है मिडिल ईस्टर्न रीजन को, कैसे टेथिस सी का कंजम्पशन, डाइवर्जेंस, प्लेट टेक्टोनिक्स, रिफ्ट वैली फॉर्मेशन, फॉल्टिंग और उनके नीचे पूरे पेड़ का दब जाना, एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मिलियंस ऑफ इयर्स अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या बना, जिसकी वजह से कि रिजर्व बना। ठीक है, अब ये सारी चीजें हुई, तो ये जो कंट्रीज है जैसे कि सऊदी की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, दे आर पुशिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एमिट्स शिफ्टिंग ग्लोबल एनर्जी डायनेमिक्स। ग्लोबल एनर्जी डायनेमिक्स शिफ्ट हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अपनी ज्यादातर कैपेसिटी, सोलर कैपेसिटी 500 गीगावाट, 1000 गीगावाट की एम्बिशन कर रहा है। उसी तरह से दूसरी कंट्री भी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी सोर्सेज पे जा रहे हैं। तो जो इकोनॉमिस्ट ने जो प्रेडिक्ट किया है कि अगर ये चीजें होती हैं तो क्या होगा, इकोनॉमी मिडिल ईस्ट का कोलैप्स करेगा। तो इससे बचने के लिए जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं वो क्या कर रही हैं, वो अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं कि इनके ऑयल से आज के डेट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, लेकिन अब ऑयल से रेवेन्यू कम आए और बाकी चीजों से रेवेन्यू बढ़े, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट, उन्होंने क्या किया है, 2% पे आ गए हैं। तो अभी देखो बाकी, द फ्यूचर विल रिवील हाउ सक्सेसफुल दीज एफर्ट्स विल बी इन सस्टेनिंग देयर इकोनॉमी बियॉन्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो इट इज येट टू बी सीन, बट बहुत ज्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इनके डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आज के डेट में फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है और एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो कंजम्पशन बढ़ रही है। हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड भी कम नहीं हो रही है। लेकिन अगर होगी ज्यादा डिमांड, अगर कम होगी, अगर हम डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज को हम ध्यान में रखते हुए और अपने पेरिस क्लाइमेट डील की कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन को लिमिट करेंगे, अपने आप को डाइवर्स करेंगे, हम इंपोर्ट कम करेंगे, तो उनको भी अपने आप को डाइवर्स करना पड़ेगा। उनको भी अपनी जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो सिर्फ ऑयल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, उनको डिफरेंट सोर्सेज पे रहना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए, दोनों के लिए क्या है, विन विन सिचुएशन है और ये प्राइस वोलेटिलिटी को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। सो आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ आया होगा। और अगर आपको किसी भी रिलेटेड, किसी भी चीज के रिलेटेड डाउट है तो प्लीज राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, वी वुड ट्राई टू आंसर योर डाउट। ऑल्सो अगर आपको कोई भी दूसरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप वो भी कर सकते हो। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी इसमें डेटा मैंने आपको बताया था 38% प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको कोट करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू like and subscribe Chahal Academy. So see you in the next video, friends. Thank you so much. Bye bye.